नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के सारण में 20 और 21 तारीख को जो वारदात पेश आई थी, उस वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया था। देखिए, आपको मालूम है कि बूथ संख्या 318 और 319 पर जमकर हंगामा हुआ था और अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव की बिटिया यानी कि रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत धन्यवाद। जी। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि रोहिणी आचार्य फंस चुकी हैं, रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, वहाँ कुछ बड़ा घटना जो हुई है, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है। कुछ कम्युनिटी बेसिस में वो डिफरेंस में कुछ लोगों ने मारा-मारी किया है, वहाँ पर गोली भी चली है, कुछ लोगों की जान भी गई है। सुनते में यह भी आया है कि इंटरनेट भी वहाँ बंद किया गया है। बिल्कुल जी। इसका मतलब मामला सेंसिटिव है। ज़्यादा हम लोगों के लिए बोलना भी न्यायोचित नहीं होगा, चूँकि प्रशासन को मदद करना और शांति व्यवस्था कायम करने में वकीलों का भी उतना ही रोल है जितना कि प्रशासन का रोल है। तो इसलिए बहुत सारे संवेदनशील मामले पर हम लोग भी चुप हो जाते हैं। तो इसमें जो मामला हुआ है कि गोली चली है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि इलेक्शन 20 तारीख, उस दिन तो हम पटना में थे भी नहीं। जी। 20 तारीख को इलेक्शन था, 21 तारीख को गोली चली है। और ये केस हुआ है पुलिस स्टेशन में, जिसका केस नंबर 349 ऑफ 2024 का केस है ये। और केस में सेक्शंस लगाया गया है 307, 188, 171 सी और उसका जो 136 का सबसेक्शन 2 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, ये सारे एक्ट उन पर लगाए गए हैं। जी। तो सारे एक्ट लगाए गए हैं, तो इसमें मेन जो सबसे खतरनाक धारा है वो है 307, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है उसमें। बिल्कुल जी। ये थोड़ा खतरनाक है। बाकी जो मामला है जो उन्होंने लगाया है कि 171 सी और वो क्या नाम है 136 का जो सबसेक्शन 2 है, ये माइनर सेक्शंस है, भले कॉग्निजेबल है लेकिन बेलेबल सेक्शंस ये सारे हैं। जी। 307 नॉन बेलेबल है, 307 नॉन बेलेबल नॉन सेक्शन। बेलेबल सेक्शन जी। है। इसमें उनको दिक्कत हो सकती है, एंटीसिपेटरी बेल खोजने में भी दिक्कत। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का जो केस लगा है, इलेक्शन तो 20 तारीख को था जी। जी। और 20 तारीख से कहीं वो गई थी और घटना घटी है 21 तारीख को। 21 तारीख गोली चली, उस दिन से वहाँ थी कि नहीं थी हमें नहीं कन्फर्म। अगर वो वहाँ पर होंगी तब उनके ऊपर ये मामला चलेगा। और किसी कम्युनिटी बेसिस में कोई डिफरेंस हो गया, कहीं पे कोई मनमुटाव हो गया, उसके लिए 2 170, पार्टी के हाँ, कार्यकर्ताओं उसके लिए के उन्होंने बीच। 171 सी लगाया है। तो वो तो खैर कोर्ट में सर्वाइव करेगा तब आगे की बात है। अभी 307 का उनको एंटीसिपेटरी बिल लेना पड़ेगा उसमें। तो सबसे बड़ा मामला ये है कि कम्युनिटी के बीच के झगड़ा हुआ है, दोनों में कहीं हुआ है और वहाँ पर सेंसिटिविटी कारण वहाँ सुनते हैं इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अब उसमें इनका रोल है नहीं है, लेकिन चूंकि इनके कारण हुआ, लेकिन वहाँ तो 2 व्यक्ति लड़ रहे थे चुनाव, केवल यही चुनाव तो नहीं लड़ रही थी, 2 कम्युनिटी में झगड़ा है, तो दोनों कम्युनिटी से कोई न कोई लोग होंगे, एक पर ही केस क्यों हुआ, दोनों पर केस क्यों नहीं हुआ है, यह बात भी देखा जाएगा। तो अभी तो पुलिस लेवल पर केस हुआ है और पुलिस लेवल पर केस कोर्ट को भली भांति देखेगी कि वो जो सेक्शंस लगे हैं वो सस्टेनेबल सेक्शंस हैं कि नहीं है, वो तो बाद की बात उठती है। अभी जहाँ तक बेल से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई वो करेंगे, अप्लाई करेंगे और अगर अप्लाई नहीं किया रोहिणी आचार्य ने तो क्या हो सकता है तो वकील पुलिस साहब? उसमें अरेस्ट कर सकती है उनको। पुलिस रोहिणी आचार्य को अरेस्ट कर सकती जी है। बिल्कुल, जो 307 लगा हुआ है ना उसमें जी। अरेस्ट कर सकती है। तो कब तक का वक्त है रोहिणी आचार्य के पास? नहीं, उनको वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जो सेशन जज है वहाँ पे एंटीसिपेटरी बिल अप्लाई होता है, डायरेक्ट वहाँ अप्लाई करेंगी और अप्लाई करेंगी इमरजेंसी में जाकर वहाँ। अभी तो कोर्ट चल रहा है नीचे वाला कोर्ट, और यहाँ हमारे यहाँ हाई कोर्ट में भी सेशन वेकेशन कोर्ट चल रहा है, तो मंडे थर्सडे यहाँ भी चल रहा है और वहाँ भी चल रहा है। एंटीसिपेटरी बिल वो सीख करेंगे, वो हमें उम्मीद है कि मिल भी जाना चाहिए, इसलिए कि वो उस दिन शायद थी भी नहीं वहाँ पर जिस दिन 307 लगा। दूसरे किसी और ने मारा मारी किया, वहाँ थी नहीं थी, लेकिन अब कहा आपने उकसाया ये किया तो बात की बात, नामजद है कहीं है, कैसे क्या किया है वो अलग की बात है। लेकिन अभी जो उन्होंने लगाया, लेकिन ये हमें लगता है जब झगड़ा 2 कम्युनिटी में हुआ है तो 2 पार्टी के तो वर्कर्स के 2 बीच। पार्टी के, तो दोनों पार्टी के नेता पर केस होना चाहिए था, एक पर क्यों अच्छा, केस हुआ है?
एक पर क्यों केस हुआ है, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि रोहिणी आचार्य पर कई तरह के आरोप लगाए गए। साफ साफ हत्या का आरोप लगाया गया है, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का भी आरोप लगाया गया है। तो सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे आपसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता क्या है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 जो है, इसी के तहत ही चुनाव हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर भी उसी के अंदर आते हैं। सारा चुनाव प्रक्रिया उसी एक्ट के तहत होती है। उसमें जो चैप्टर 3 है, उसमें ऑफेंसेस का चर्चा किया गया है। उसमें एक सेक्शन है 136(2). उसमें कहता है अगर दो कहीं कम्युनिटी में डिफरेंस अगर आपने क्रिएट किया है तो 6 महीना से लेकर साल भर तक का सजा है। तो वो जब जितने सेक्शंस उसके हैं कॉग्निजेबल हैं, लेकिन सारे बेलेबल सेक्शंस हैं। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम इनको होगा 307 से। 307 188 भी 6 महीना का है, वो किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आपने कोई अनुशासन का कोई ऑर्डर नहीं माना। तो कोई ऑर्डर अगर आप नहीं मानिएगा तो ऐसे केस में आपके ऊपर एक सेक्शंस बनता है, जो आपको कोरोना काल में भी जब वो कर्फ्यू लगा था और जो लोग आदेश को नहीं, तो उसमें 188 में ही केस हो रहा था। तो ये सब तो प्रशासन के सिंपल माइनर सेक्शन है। मेजर सेक्शन वही है 307। खतरनाक सेक्शन है 307 जी। 307 जो है वो खतरनाक, लेकिन ये सर्वाइव कैसे करेगा ये मेरे समझ में नहीं आता है। क्योंकि 21 का एक घटना घटा है, उसमें वो थी तो गोली जो चलाएगा या जिसके हाथ में आर्म है वो न दोषी होगा। अब एक हुक्म दाहिंदा कानून होता है कि इन्होंने इंड्यूस किया नहीं किया वो तो प्रूव होने की बात है, वहाँ थे नहीं थे ये इन्होंने। लेकिन हम तो बार बार ये बात कर रहे हैं, दो कम्युनिटी में झगड़ा है तो दोनों कम्युनिटी कोई न कोई आदमी होंगे, दोनों ने झगड़ा लगाया होगा, तो दोनों कम्युनिटी पर केस होना चाहिए था। तो एक ही आदमी पर केस क्यों हो रहा है? तो यहाँ थोड़ा प्रशासन भी थोड़ा सा कटघरे में आके खड़ी हो जा रही है, खड़ी हो जाती है प्रशासन भी कटघरे में। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि हम सुन रहे थे राजीव प्रताप रूड़ी को भी, और राजीव प्रताप रूड़ी ने बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ कह दिया था कि इलेक्शन जिस दिन वोटिंग हो रही थी छपरा में, उस दिन रोहिणी आचार्य बूथ पर जाती हैं और ऐसा करके रोहिणी आचार्य ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो क्या वाकई में रोहिणी आचार्य से कोई बड़ी गलती, कोई बड़ी चूक हो गई है? देखिए, बूथ पर जाना कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बूथ पर जाकर डिस्टरबेंस क्रिएट करना या प्रशासन को वहां अवरोध पैदा करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और आचार संहिता का उल्लंघन के लिए जो सजा है वो 6 महीना, साल भर, 2 साल तक सजा। अगर बूथ कैप्चरिंग है तो 3 साल सजा होती है। वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं बनता है। मसला मेन बन रहा है 307 का, जो फायरिंग हुई है, कुछ लोग मरे हैं, जो पूरे बिहार में सब जगह शांतिपूर्ण हुआ और केवल छपरा में ही इस ढंग घटना घटी। कहीं और जगह इलेक्शन में हम लोग जहाँ तक सुने हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है सब जगह। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये भी अनफॉर्चुनेट ही हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसा घटना। अब घटना किस कारण से है, कौन लोग दोषी हैं, प्रशासन आगे जाके खोजबीन करेगी और चेक करेगी। लेकिन हमारा कहना है कि जब दो कम्युनिटी बीच में हुआ, दोनों कम्युनिटी वाले को पकड़ना चाहिए था, एक को क्यों पकड़ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है वकील साहब, अब सच्चाई इसमें क्या है ये तो आप ही बताइएगा, क्या इन सेक्शंस में बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है? क्या रोहिणी आचार्य को बेल नहीं मिल पाएगा अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं? नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन बेलेबल सेक्शन तो है ही सारे, जितने भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जितने भी सेक्शंस हैं सारे बेलेबल सेक्शंस हैं। वो जो 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें बेल होने में दिक्कत हो सकती है, इंटरसेप्टेबल होने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो प्रूव होना पड़ेगा वहाँ है नहीं है। वो तो केस देखें, एफआईआर कॉपी देखें, सारी बातों को समझे तब उस पर कोई अपना वक्तव्य हम दे सकते हैं। ऐसे वक्तव्य देना मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा, सीधा सवाल वकील साहब, कैसे बच सकती हैं रोहिणी आचार्य, क्योंकि मुश्किलों में तो घिरी हुई दिखाई दे रही है? मैंने तो कहा कि इंटरसेप्टेबल बेल सीख करेंगे कोर्ट से, सेशन जज से जाके इंटरसेप्टेबल बेल सीख करेंगी तो कोई राहत मिलेगी, तब उनको राहत मिल जाएगी। अगर इंटरसेप्टेबल बेल नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाएंगी, हाई कोर्ट नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अगर सब नहीं मिलता है तो उनको रेगुलर बेल सीख करना पड़ेगा, जो अरेस्ट होने के बाद होता है। तो वो तो बात की बात उठती है, लेकिन 307 सेक्शन थोड़ा सा उनके ऊपर हार्ड सेक्शन से लग गया है। हार्ड सेक्शंस रोहिणी आचार्य पर लग चुके हैं। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आगे इस मामले पर क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि बीते दिन वकील साहब हमने ये भी देखा था कि एसआईटी की टीम राबड़ी आवाज भी पहुंची थी। एसआईटी का टीम तो दूसरे के मसले में पहुंचे, वो राबड़ी आवाज देवी की जो बॉडीगार्ड कोई थे उनके साथ थे, जो इलीगल है, वो रोहिणी के साथ। हाँ, वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। वो तो उनके ऊपर सस्पेंड भी हो गए हैं वो। बिल्कुल। कोई भी बॉडीगार्ड किन्हीं के साथ रहते हैं, कई बार हम लोग भी देखते हैं बॉडीगार्ड अपना मन से कुछ आगे पीछे करने लगते हैं, या जिनके साथ रहते हैं उनसे कुछ प्रभावित रहते हैं या उनसे कुछ लाभान्वित होते हैं। लेकिन प्राय हम लोग एक आपके माध्यम से यह भी कहना चाहिए, कोई भी पुलिस प्रशासन के लोग किसी के साथ रहते हैं, नियम के अनुकूल, कानून के अनुकूल ही काम करें।
कानून के बाहर दायरे में न जाए, वहाँ पे SIT की टीम बिल्कुल जायज़ है। और उनके ऊपर जो एक्शन हुआ है, अगर कुछ आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है, क्योंकि वो राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो उनके रोहिणी आचार्य के साथ क्या कर रहे थे जाकर के, उनके ऊपर एक्शन जो है जस्टिफाइड है। जी। लेकिन आगे क्या लगता है, क्या हो सकता है वकील साहब इस पूरे मामले में? आगे तो 4 तक चलता रहेगा ये सब चीज़। अब तो इलेक्शन उनका हो गया था और जो घटना घटी, मैंने कहा पूरे बिहार में कहीं और हम लोगों ने नहीं सुना कहीं कोई घटना घटी है। मुंगेर से भी कुछ खबरें आई थी। पथराव की छोटी-मोटी जी, घटना जी, थी, जी, कोई जी। किसी का मर्डर। अनीता देवी ने बड़े-बड़े इल्जाम लगाए थे। हाँ, वो तो इल्ज़ाम लगने की छोटा-मोटा पथराव घटना। मुंगेर का भी, चूँकि मैं तो मुंगेर का मैं रहने वाला हूँ, मुंगेर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। मुंगेर में जी, कहीं कोई जी। दिक्कत नहीं। हाँ। किसी की मौत नहीं हुई। नहीं, नहीं, कहीं कुछ नहीं है। हम तो वहाँ पर हुँ। हम तो नहीं जा पाए थे। हमारा भाई वहाँ से था, तो हमने पूछा भी था फ़ोन करके, उसने कहा कि नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो आगे क्या होगा इस मामले में, क्या लगता है आपको? आगे तो क्रिमिनल केस है, तो क्रिमिनल केस का जो अपना एंटीसिपेटरी बिल मिल जाएगा तो बाकी चलेगा, तो बाकी तो मैंने कहा केस सस्टेनेबल नहीं हो सकता उनके अगेंस्ट में। जी, जी, बाकी जी। जिन लोगों ने मारा-मारी वहाँ किया है, जिन लोगों ने गोलियाँ चलाई हैं, जिन कारण कोई आदमी मरा, उनको तो उनके ऊपर केस तो होगा ही होगा, चूँकि सारे कम अगर सीसीटीवी कैमरा लगा सबका चेहरा भी आ गया होगा जी, 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 और बिल्कुल। एक्शन होना भी चाहिए, हुँ। क्योंकि बिहार का नाम इससे बदनाम होता है। ये बिल्कुल। तो नहीं होना चाहिए ये किसी के तो द्वारा। नहीं होना चाहिए, तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। लेकिन तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और बातचीत की है इस मुद्दे को लेकर कि क्या रोहिणी आचार्य की मुश्किलें वाकई में बढ़ गई हैं या फिर रोहिणी आचार्य के लिए कोई राहत बड़ी खबर भी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।